हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन। अब गाइस, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक जो है डीएनए एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे जो है प्रीवियसली साइंटिस्ट ने कंफर्म करा कि डीएनए ही जो है हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। ये सारी चीजें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जैसे किए गए वो पढ़ा पढ़ा है ना। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डीएनए रेप्लिकेशन। गाइस, इससे पहले मैं रेप्लिकेशन का टॉपिक शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मुझे आप बताइएगा जरूर वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे या तो आप कमेंट में बताइए कि आपको डाउट है, या तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं। बट आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट्स में कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज कर सकूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। अब गाइस, बेसिकली जब वॉटसन और क्रिक ने, जो हमने पहले पढ़ा था, वॉटसन एंड क्रिक डबल, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल तो दे ही दिया था, है ना। उसके साथ उन्होंने एक और स्कीम प्रपोज करी। ये स्कीम क्या थी? ये थी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है उन्होंने वो बताया। अब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने बोला कि एक जिस तरीके से उन्होंने मॉडल देखा है डीएनए के, जिस तरीके से स्पेसिफिक पेयरिंग देखी है उन्होंने, जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, जो प्यूरिन्स और pyrimidines है उसके बीच में, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये जो मटेरियल है, ठीक है, इसमें कॉपी करने की, खुद को कॉपी करने की मैकेनिज्म जरूर होगी, है ना। तो जो उन्होंने बोला, एक बार एग्जैक्टली मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बता देती हूँ। तो उन्होंने बोला, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस that the specific pairing we have postulated, pairing of the nucleotide bases, the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism. It immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. ठीक है, ये इन्होंने 1953 में ही सजेस्ट कर दिया। तो बेसिकली इनका सजेशन ये है कि दो स्ट्रैंड है ना, दो पेरेंटल स्ट्रैंड है जो डीएनए बना रही है। ये किसी एक टाइम पर स्ट्रैंड क्या करती होंगी, अलग हो जाती होंगी, सेपरेट हो जाती होंगी, और ये टेम्पलेट के जैसे काम करती होंगी। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स अलग हुई हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाती होंगी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डीएनए कंप्लीशन के बाद, ठीक है, हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और दूसरी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी। तो बेसिकली डीएनए थोड़ा तो खुद को कंजर्व कर रहा है और थोड़ा नया स्ट्रैंड बना रहा है। इसको टर्म दिया गया सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको बोला गया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर उन्होंने जो मॉडल दिया, आप उसका ये स्ट्रक्चर भी देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर मुझे दिख रही है एक ये पेरेंटल स्ट्रैंड। मुझे क्या दिख रही है? एक पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, इधर जा रहा है ना। दूसरा स्ट्रैंड ये है, ये ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये डीएनए एक टाइम पे अलग हुआ, सेपरेट हो गया, और ये दो स्ट्रैंड्स जो है टेम्पलेट जैसे हो गई, और इन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, इन टेम्पलेट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नए स्ट्रैंड्स बन गए। तो ये है एक नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग इनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये एक नया स्ट्रैंड बन गया। अब ये जो नए डीएनए के सेगमेंट्स बने, ये कंप्लीट हो गए, नए नए सेगमेंट्स डीएनए के। ये जो नए सेगमेंट बने, इसमें
एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। यहाँ पर भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है, अब इसका देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया है ना। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करा गया? सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट करा गया था डीएनए को का सेमी कंजर्वेटिव नेचर और एप्लीकेशन प्रूव करने में, वो था ई कोलाई में। ठीक है, ई कोलाई में पहली बार डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव हुआ था, और उसके बाद साइमल्टेनियसली हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, इवन ह्यूमन सेल्स में भी प्रूव करा गया था। ठीक है, पहली बार जो ई कोलाई में प्रूफ करा था वो करा था मैथ्यू मीजल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने। किसने करा था? मैथ्यू मीजल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने। इन्होंने करा था 1958 में। तो गाइज अगर आप टाइमलाइन देखेंगे, 1953 में जो है आपका वॉटसन और क्रिक मॉडल आया था, है ना, और उसके 5 साल बाद 1958 में मैथ्यू मीजल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट करा ई कोलाई पे, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा एग्जैक्टली वो देखते हैं। अब इन्होंने क्या करा कि ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो करा। इन्होंने क्या करा? ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो करा। ये जो अमोनियम क्लोराइड था ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन था ना वो हैवी आइसोटोप था। गाइस कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। नॉर्मल जो आपका नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है वो एन नाइट्रोजन 14 में होता है ना। N15 जो हो गया वो हैवी आइसोटोप हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, अब इसी को इन्होंने जो है कई जनरेशन तक नाइट्रोजन सोर्स रखा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डीएनए था उसमें N15, इस वाले डीएनए में N15 इनकॉर्पोरेट हो गया कई जनरेशन में, है ना। और ये अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हो सीजियम क्लोराइड बेसिकली मीडियम में, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है अलग हो जाएंगे ना ये डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना, और हैवी मॉलिक्यूल आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फिर इन्होंने क्या करा? फिर क्या करा कि इसको जो है नॉर्मल मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। ये जो इकोलाई सेल्स थे इनमें एक बारी N15 इनकॉर्पोरेट करवा दिया डीएनए में। इसके बाद इसको नॉर्मल मीडियम में, मतलब कि नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में विथ N14 ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद जब सेल्स मल्टीप्लाई करते गए तो बहुत सारे टाइम इंटरवल पे इन्होंने सैंपल ले लिए। ठीक है, इन सैंपल से इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया डीएनए। ठीक, और डबल हैंड स्ट्रैंडेड हेलिक्स इनको मिलते गए। अब अलग अलग सैंपल में ना इन्होंने देखा कि जो है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि जो एक्सट्रैक्ट करा सैंपल को एंड में, उसमें इन्होंने देखा कि N15 से N14 मीडियम में जब ट्रांसफर करा है तो हाइब्रिड है। ठीक है, जब पहली बार ट्रांसफर करा है तो हाइब्रिड है पहली जनरेशन में, और उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट जनरेशन है। ठीक है, तो अगर आपको मैं ये मीजल्सन और स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं गाइस इसको। ठीक है, अगर मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से भी दिखाऊं, मैं इस डायग्राम से बेसिकली आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पहला है ना ये हैवी डीएनए है। जो नाइट हैवी आइसोटोप वाला इसको हम हैवी डीएनए बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बेसिकली सेंट्रीफ्यूज करा, फोर्स दिया। यहाँ पर जो डीएनए है वो क्या है? दोनों स्ट्रैंड हैवी है। ठीक है, ये क्या है? हैवी है। अब इसको इन्होंने क्या करा? अब ये है जनरेशन 1, ये है जनरेशन 2। तो बेसिकली ये जब इन्होंने 15 से 14 में ट्रांसफर करा और फिर जब उसके बाद सब्सीक्वेंट सैंपल्स लेते गए, 20 मिनट के बाद
20 मिनट के बाद इन्होंने ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल में। यहाँ पर जो इनको दो डीएनए मिले, वो क्या मिले? हाइब्रिड मिले। मतलब कि लाइट डीएनए भी है और हैवी डीएनए भी है ना? लाइट भी और हैवी भी। तो यहाँ पर जो इनको सैंपल मिला डीएनए का, वो मिला हाइब्रिड, एक स्ट्रैंड लाइट और एक हैवी। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड। ठीक है। अब इसके बाद 40 मिनट पे इन्होंने देखा, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन इनको दिखा, उसमें एक स्ट्रैंड लाइट की मिली, सॉरी एक डीएनए लाइट का मिला। वैसे ही दो बेसिकली हाइब्रिड मिल गए, है ना? तो और ये भी जो है लाइट है ना? तो यहाँ पर इनको क्या मिला? यहाँ पर या तो इनको हाइब्रिड और या तो लाइट मिले। तो यहाँ पर दो सैंपल्स क्या हैं? एक तो है हाइब्रिड, ये है हाइब्रिड, और दूसरा है लाइट, दूसरा है लाइट, है ना? तो गाइज यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है बेसिकली हमें, कि अगर अब मैं कैसे रेप्लिकेट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव है। यहाँ पर आपको, सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर ये लाइट लिख दिया है ना, ये तो हैवी डीएनए है ना, ये तो हैवी डीएनए है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है आपको, वो क्या है? हैवी डीएनए। यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो हैवी नाइट्रोजन से वाले स्ट्रैंड्स हैं। अब ये रेप्लिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक हैवी स्ट्रैंड इधर आया और एक हैवी स्ट्रैंड इधर आया। अब क्योंकि इन्होंने नॉर्मल मीडियम में ट्रांसफर किया है, तो जो नए स्ट्रैंड्स बने वो नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मिले, लाइट वाले मिले, है ना? तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर एक हैवी और एक नॉर्मल मिलके हाइब्रिड वाले मिल गए वैरायटी। अब इसी मीडियम में, नॉर्मल वाले मीडियम में, ये मल्टीपल जनरेशंस देख रहे हैं, है ना? मल्टीपल टाइम्स जब सेल बेसिकली डिवाइड कर रहा है, तो ये देख रहे हैं। अब नेक्स्ट में जब देखा, तो अब बेसिकली आप ऐसे देखिए कि ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड और ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है? वैसे ही ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड और ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड। अब क्योंकि ये नॉर्मल मीडियम में ही ग्रो कर रहा है, तो दूसरी जो स्ट्रैंड है वो नॉर्मल है। इसमें भी दूसरी वाली नॉर्मल है, इसमें भी दूसरी वाली नॉर्मल है, इसमें भी दूसरी वाली नॉर्मल है। तो अब जितनी भी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो नॉर्मल है, बट यही दोनों स्ट्रैंड अलग होके एक एक में आ गए, है ना? और दूसरी वाली स्ट्रैंड नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि नॉर्मल मीडियम में भी कोई ऐसी स्ट्रैंड है जो जो हैवी डीएनए वाली है ना? तो इससे ही प्रूव होता है कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और दूसरी न्यूली सिंथेसाइज्ड है, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो हैवी या लाइट मीडियम में थी, उस हिसाब से डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गई है। ठीक है, और ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार प्रूव किया और इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया। ठीक है, अब हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो का, वो है मशीनरी। क्या है मशीनरी डीएनए रेप्लिकेशन की, और कौन से एंजाइम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? अब एंजाइम्स क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? ये भी तो हो सकता है ना कि खुद से ही रेप्लिकेट कर जाए डीएनए। ठीक है, बट लिविंग सेल्स में, जैसे कि ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट करा है ना, तो ये देखा कि रेप्लिकेशन के लिए कुछ कैटलिस्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, कुछ एंजाइम्स रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपका जो मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन का, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। याद रखिएगा। तो पहला आपका एंजाइम क्या हो गया? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट होता है, ये नाम ही इसलिए डीएनए पॉलीमरेज है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये जो है
डीएनए को टेम्पलेट जैसे यूज करता है, और जो पॉलीमराइजेशन होना है आपका डाइन्यूक्लियोटाइड का या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का, उसको इनिशिएट करता है, कैटलाइज करता है। ठीक है, तो ये काम है डीएनए पॉलीमरेज का। अब आप ये देखिए कि ये जो भी एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं ना गाइस, ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं बताऊं कितने ये न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करना है, तो ई कोलाई में होते हैं 4.6 इंटू 10⁹ है ना। और ह्यूमन में डिप्लॉयड कंटेंट होता है 6.6 इंटू, सॉरी, ई कोलाई में होता है 4.6 इंटू 10⁶, और ह्यूमन में डिप्लॉयड कंटेंट होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स का। ठीक है, अब ये जो पूरा है ना, ये प्रोसेस रेप्लिकेशन सारे बेस पेयर्स का कंप्लीट हो जाता है 18 मिनट्स में। 18 मिनट्स में, 18 मिनट में। तो एवरेज रेट पॉलीमराइजेशन का क्या होता है? एवरेज रेट होता है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर्स रेप्लिकेट होते हैं पर सेकेंड गाइस। तो आप समझ रहे हैं ये कितना एफिशिएंट मैकेनिज्म है और कितने एफिशिएंट ये एंजाइम्स होंगे। अब दूसरी चीज, ये पॉलीमरेजेस सिर्फ फास्ट नहीं होते हैं, है ना। फास्ट तो ये है ही, ये फास्ट तो है ही, ये गाइस हाईली एक्यूरेट होते हैं। ये हाईली एक्यूरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी सी एक मिस्टेक और हो जाएगा म्यूटेशन, और जैसे ही म्यूटेशन हुआ तो हो जाएगा कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एक छोटी सी मिस्टेक म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और कोई ना कोई डिसऑर्डर ले आएगी, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ये एंजाइम्स हैं जो बहुत ही फास्ट, बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, जो हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन में। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका बेसिकली पॉलीमरेजेस हैं, है ना, वो काम करते कैसे? वो बेसिकली कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को। ठीक है, बट सिर्फ एंजाइम से जो है नहीं काम चलेगा, एनर्जी भी तो चाहिए ना पॉलीमराइजेशन के लिए। जो आपका पूरा रेप्लिकेशन है उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो अगर एनर्जी वाइज बात करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी कौन देता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो पर्पस सर्व करता है। एक तो ये सबस्ट्रेट है, एक तो ये सबस्ट्रेट है, और दूसरा प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके जो दो टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं ना, बेसिकली जो आपका चेन है उसके, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो टेम्पलेट है, जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, वो सबस्ट्रेट का तो काम करता ही है, वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज है, उसके अलावा और भी एडिशनल एंजाइम्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और सब एक्यूरेसी देते हैं। तो जैसे अगर एग्जांपल दें, तो होता क्या है कि जो लॉन्ग डीएनए होते हैं, है ना, जो कोई भी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होगा कि एक साथ पूरी स्ट्रैंड अनवाइंड नहीं होती है ना। मान लो कि आप, ऐसा कुछ है, एक बार मैं ये हटा देती हूँ। तो अब मान लो आप नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड ऐसी है ना। अब ये पूरी ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से एक साथ ऐसे खुल गई पूरी और ये इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है। होगा कैसे? ये यहाँ पर जुड़ी हुई है मान लो, है ना। अब इसके बाद वाली है जो ये थोड़े दूर के लिए खुल गई है और फिर यहाँ पर ये वाइंडेड है, मतलब फिर यहाँ पर स्ट्रैंड आ गया है।
अब ये जो है ना अनवाइंड हुई, यहाँ रेप्लिकेशन होगा, जहां जैसे हो जाएगा तो ये आगे की खुलती जाएगी और पीछे की फिर से दो अलग स्ट्रैंड बनाते हैं कि वो जुड़ती जाएगी, है ना। तो अब लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस जो है आपके, है ना, जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे क्योंकि पूरे लेंथ में एक साथ डीएनए सेपरेट नहीं हो सकती है, तो थोड़े थोड़े पार्ट में होती है, ठीक है। बट आपका जो डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है ना, जो जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है, वो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करता है वो एक डायरेक्शन में ही काम करता है, 5:3 में ही काम करता है। बट आपके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो तो एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5:3 होता है, दूसरा 3:5 होता है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो एक स्ट्रैंड है ना, तो बेसिकली वो जो छोटी ओपनिंग डीएनए की होती है ना रेप्लिकेशन के लिए, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये जो आपकी रेप्लिकेशन फोर्क है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज जो कर रहा है, ये एक डायरेक्शन में कर रहा है, किस 5:3 डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली आपका 5:3 डायरेक्शन है, और ये जो है स्ट्रैंड 3:5 डायरेक्शन है। तो जो ये वाला आपका स्ट्रैंड है ना, जिसमें 5:2, तो दूसरा जो आपका ये 5:3 में चल रहा है, बट ये वाला जो है आपका, ये इस उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो जो आपका 5:3 डायरेक्शन में सीधा चल रहा है, वो कंटिन्यूअस बनाता है, वो कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट हो रहा होता है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है ना, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। उसमें क्या है, फ्रैगमेंट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बन रहे हैं, है ना। अब ये जो फ्रैगमेंट्स है ना, ये दूसरा आपका एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। क्या होता है? डीएनए लाइगेज। तो आपका जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट है, ये ज्वाइन होता है एंजाइम डीएनए लाइगेज, ये ज्वाइन करता है आपका डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स को, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, तो ये तो हो गए आपका टेम्पलेट डीएनए, है ना। ऊपर जो है ये टेम्पलेट डीएनए, जिसको हम बोल सकते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रही है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, और यहां पर आपको दिख रही है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, है ना। और ये जो आपको ये रेड वाले स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, ये है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो अब दो तो एंजाइम हो गए जो जरूरत है, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। अब एक और फैक्टर होता है गाइस, तो बेसिकली जो डीएनए या पॉलीमरेज है ना, वो खुद से नहीं इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन, ठीक है। वो खुद से नहीं इनिशिएट कर देता है रेप्लिकेशन, कि कभी भी इनिशिएट कर दिया, कहीं भी से भी इनिशिएट कर दिया रेप्लिकेशन, और रैंडमली भी नहीं होता है कि मतलब कहीं से भी हो गया, है ना। तो फिर इनिशिएट कहाँ से होता है? तो जैसे ई कोलाई के केस में एक डेफिनेट रीजन मिला, ठीक है, जहां पर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट कर रहा है। इस रीजन को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस रीजन को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब क्योंकि हमें इस रीजन की जरूरत है ही रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो मान लो कि ऐसे बहुत बारी होता है कि हमें रेप्लिकेशन कराना है डीएनए में, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, कि हम उस जो भी डीएनए फ्रैगमेंट है, उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, और ये वेक्टर जो होता है उसमें होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उस फिर वेक्टर के थ्रू हम रेप्लिकेशन करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये हो गया रेप्लिकेशन। अब यूकैरियोट्स में जो है रेप्लिकेशन कब होता है? रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल की एस फेज में। तो बहुत सारे फेज होते हैं, G0, S, G1, G2, है ना, अलग अलग फेजेस होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो उसमें एस फेज जो होता है, उसमें सेल साइकिल का उसमें रेप्लिकेशन होता है। और गाइस ये याद रखिएगा कि जो सेल डिवीजन है और जो जो रेप्लिकेशन है इस फेज में, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होता है। अगर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, तो फिर से क्या होगा?
अगर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो फिर से होगा म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक तरीके की क्रोमोसोमल एनामली, वो होगी और उसके वजह से डिसऑर्डर्स होंगे, है ना। तो ये तो गाइस हो गया आपका पूरा डीएनए रेप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज मुझे बताइएगा अगर आपको कोई डाउट है, आप इसके बाद जाकर एक बार एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हाँ आपको ये डाउट्स है और मैं क्लियर करूंगी। अगर आपको डाउट्स कमेंट में नहीं मेंशन करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी चीज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और वो भी मुझे फीडबैक में बताइए कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ कि आपने वीडियो देख लिया और आपको अच्छे से समझ में आया है ना। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें मेरे से। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ज्यादा टाइम दूर नहीं है, तो हमें फटाफट से एनसीईआरटी कवर करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं और दूसरी बुक्स भी कवर करनी है। ठीक है, थैंक्स गाइस, बाय बाय।